विधि शोणितीय अध्याय, चरक संहिता, सूत्रस्थान, अध्याय 24, उसके हेतु रक्त दुष्टि के सूत्र नंबर 5 से 10, पेज नंबर 124। मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि रक्तपित्त निदान का ये अलग व्याख्यान प्रथमतः होने वाला है। निरूपण में अभी तक नहीं हुआ है, अलग विषय आते जाते ऐसे बोल देते हैं, पर अलग ये रक्तपित्त के अध्याय ये प्रथमतः होने वाला है। हेतु सूत्र प्रदुष्ट बहु तीक्ष्ण उष्णैः मद्यैः अन्यैः च तद्विधैः तथा अतिलवण क्षारैः अम्लैः कटुभिः एव च कुलत्थ माश निष्पाव तिलतैल निषेवणैः पिण्डालु मूलकादीनां हरितानां च सर्वशः जलज आनुप बैलानां प्रसहानां च सेवनात् दधि अम्ल मस्तु सुक्तानां सुरासौवीरकस्य च विरुद्धानाम् उपक्लिन्न पूतीनां भक्षणेन च भुक्त्वा दिवाप्रस्वपतां द्रवस्निग्धगुरुणि च अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां च आतपानलो छर्दिवेगप्रतिघातात् काले च अनवसेचनात् श्रमाभिघात संतापैः अजीर्ण अध्यशनैः सतः शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति। शोणित प्रदोष के विविध कारणों का यह समुच्चय है। जहां पर रक्तज व्याधियों का वर्णन आएगा, वो वातरक्त हो, विसर्प हो, रक्तपित्त हो, कुष्ठ हो, विद्रधि हो, इन सब में इनका समावेश करना है। अध्याय विशेष में जो हेतु बताए जाते हैं वो उपलक्षण मात्र होते हैं, उदाहरण के तौर पर होते हैं। अन्य हेतु भिन्न भिन्न स्थानों में बताए गए हैं, उनका भी आपको चिंतन करना पड़ता है। हो सकता कि रक्तपित्त के अध्याय में इनमें से कुछ हेतु न हो, लेकिन जब पेशेंट देखने बैठेंगे तब हमें यह सोचना है कि रक्तपित्त के अध्याय में जो हेतु बताए हैं वो हेतु रक्तपित्त के नहीं हैं। वो हेतु किसके हैं? रक्त प्रदुष्ट करने वाले दोषों के हैं। ये कभी नहीं भूलना है। प्रति अध्याय में आपको यह मिलेगा, अध्याय का नाम पढ़ लो, अध्याय का नाम अर्श, और उसमें हेतु प्रारंभ होगा। और हेतु के अंत में लिखते हैं दोषाः प्रकुप्यन्ति, दोषाः प्रकुप्यन्ति, श्लेष्मा प्रभावो आपद्यते। यानी वो हेतु श्वास के नहीं है, श्वास करने वाले दोषों के। और वहां पर जब उस अध्याय में बताए होंगे उनकी मर्यादा है, उपलक्षण मात्र है, उदाहरण के तौर पर, टोकन के तौर पर आते हैं। इसलिए हमें व्याधि के हेतु जब ढूंढने हैं तो ग्रंथ को चिपक के नहीं रहना है, उसमें क्या करना है।
उसमें क्या कहा? देखिए, अब इस सूत्र में रक्त दुष्ट करने वाले हेतुओं में अनुद्रव्य है। अनु क्या करता है? श्लेष्मा करता है। ये श्लेष्मा कुपित करने वाले, श्लेष्मा कुपित करके रक्त दुष्ट करने वाले हेतु है। अजीर्ण भोजन, अध्यशन, ये रक्त को परतंत्र रूप से दुष्ट करने वाले हैं। इसमें है हाँ, अजीर्णाध्यक्ष। ये पित्त प्रकोप हेतु नहीं है। पित्त को दुष्ट करने वाले हेतु है परतंत्र रूप में। आप खाना खाओगे, पित्त का आहार तो कुछ करते नहीं हो, ना नमक ज़्यादा खाते हो, ना धूप में घूमते हो, ना मद्यपान करते हो, ना लवण ज़्यादा खाते हो, ना अचार ज़्यादा खाते हो, फिर भी रक्त पित्त होता है। रक्त दुष्ट करने वाले अन्य भाव भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए वो कफकर भी हो सकते हैं, पित्तकर भी हो सकते हैं, वातकर भी हो सकते हैं, परतंत्र भी हो सकते हैं। विरुद्धासन है परतंत्र। गोरस है नहीं है ना? द्रव स्निग्ध गुरु। द्रव स्निग्ध गुरु में गोरस आ गया, दूध आ गया, महिष दूध आ गया। जब हम ये शोणित व्याधि है ऐसा कहते हैं, उसका अभिप्राय ये होता है कि घृतदग्धवत, यानी घी से जल गया हूं। अभिप्राय क्या है? घी को जो उष्मा दिया गया है उससे जल गए हैं। ये व्याधि रक्तज है। इसका अभिप्राय यह है कि दोषों ने दुष्ट किए हुए रक्त का व्याधि है। अपन जो अध्याय पाते हैं अपन को अध्याय कुठे पहिला आहे? रसनिमित्तम दोष प्रकोपजन्य का नंतर सापडता हाँ सर। तो आपण काल आलो दुष्टत्व लिंगत्व। 24। तो ग्रंथकर्ता का अभिप्राय यह है कि जब मैं कहता हूँ ये रसज व्याधि है, इसका अर्थ यह है संदर्भ चरक सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर 24 सूत्र नंबर 8 पेज नंबर 115 सुश्रुत टीका 115 115 8 नंबरचा श्लोक, ऐसा दूसरा पाठ। दोष धातु मल यहाँ से पढ़ना है। मिल गया सबको? दोष धातु मल संसर्गात आयतन विशेषात निमित्ततः च एषां विकल्पः। दोष दूषितेषु अत्यर्थम धातुषु संज्ञा रसजो अयम, शोणितजो अयम, मांसजो अयम, मेदोजो अयम, अस्थिजो अयम, मज्जजो अयम, शुक्रजो अयम व्याधि ही इति। अर्थ समझ में आ रहा है या बताओ? बताना पड़ेगा। अब तो तिकडे देखिए, दोष धातु मल संसर्गात, दोष धातु और मल भिन्न भिन्न, इनका संसर्ग और आयतन विशेष। आयतन का अर्थ है स्रोतस विशेष।
स्थान विशेष दोषों के द्वारा, मलों के द्वारा और धातुओं का संसर्ग, एक दूसरे को दुष्ट करना, एक साथ में व्याधि करना, ये आयतन विशेष से भिन्न भिन्न होता है। आयतन विशेषात निमित्तमेषां विकल्पः, इनके विकल्प है। अभिप्राय यह है कि श्लेष्मा दुष्ट है और श्लेष्मा ने मांस को दुष्ट किया, व्याधि भिन्न होगा। पित्त दुष्ट हुआ, पित्त ने मांस को दुष्ट किया, व्याधि भिन्न होगा। दोष और दूष्य इनका संसर्ग, मलवहों का संसर्ग, इनसे भिन्न भिन्न व्याधियां उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं विकल्प। अब इस विकल्प की बात वो कहते हैं, फिर ऐसे जब विकल्प होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ये रसज व्याधि है। अभिप्राय क्या है? श्लेष्मा, पित्त अथवा वायु, इन्होंने रस को दुष्ट करके कहीं न कहीं अधिष्ठान किया है, उसका नाम रसज व्याधि है। रस ने, पित्त ने, वायु ने, श्लेष्मा ने रक्त को दुष्ट किया है, कहीं न कहीं आश्रय किया है, उसको कहते हैं हम रक्तयोयम। वायु दुष्ट, पित्त दुष्ट, श्लेष्मा दुष्ट, मांस दुष्ट किया है और कहीं न कहीं आयतन विशेष में, अधिष्ठान विशेष में व्याधि कर दिया है, शरीर में ग्रंथि कर दी, उसको हम मांसज ग्रंथि कहेंगे। इस प्रकार दोषों के द्वारा दुष्ट धातु होने पर आयतन विशेष, अधिष्ठान विशेष जो व्याधि होता है, उसको हम उस धातु का नाम देते हैं मांस, रसज, रक्तज। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि चिकित्सा विषय प्रमुखत्वेन मांस है, नहीं, पहले दोष है, पहले हेतु है, हेतु की चिकित्सा है, दोष निष्कर्षण है, दोष शमन है, और उसके बाद फिर व्याधि प्रतिनिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उदाहरण देता हूं मैं। कोई थायराइड का डिसीज है, अधिष्ठान में नहीं, रसदूष्य है, श्लेष्मा के द्वारा, पित्त के द्वारा, वायु के द्वारा रसदुष्ट है, अधिष्ठान थायराइड में किया है। चिकित्सा किसकी करनी है? हमें हेतु त्याग करके दोषों की चिकित्सा करती है और फिर आवश्यक हो तो लेपादि कर्म, रक्तमोक्षण वो करना है। रस, मैं ये क्यों कह रहा हूं? विशेष तौर पर हम जब अनुक्त व्याधियों का विचार करेंगे, जैसे पीसीओडी है, अब मुझे पूछने आते हैं पीसीओडी पे काम करने के ऊपर चिकित्सा करनी है, आर्तवह पे करो या रक्तवह पे करो या मांसवह पे करो, विचार वो नहीं करना है। विचार किसका करना है? हेतु क्या, दोष कौन सा है, फिर अधिष्ठान कौन सा है। अधिष्ठान में से चिकित्सा तो करनी है आपको, बाद में आवश्यक हो तो करनी है, पहले किसकी करनी है? दोष। दोषा एवं सर्वेषां रोगाणां तल्लिंगत्वात् दुष्टपरत्वाच्च। उन्हीं के लक्षण उत्पन्न होते हैं दोषों के, और दोषों के हेतु निकाल दिए, शोधन कर दिया, लंघन कर दिया, पाचन कर दिया, शमन कर दिया, व्याधि ठीक होता है। भले वो पीसीओडी हो, भले वो थायराइडिज्म हो, भले वो पिट्यूटरिज्म हो, दूष्य रक्त हो सकता है, दोष श्लेष्मा हो सकता है, और यह दोष परतंत्र भी हो सकता है। इस प्रकार आपको हेतुओं का विचार करते समय दूष्य रक्त है,
हेतु कौन? इसलिए ग्रंथ में दिए हुए हेतु ये उपलक्षण मात्र है, हेतु असंख्य हो सकते हैं। इसलिए चिकित्सक ने हेतु निकालने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समझनी चाहिए, अनिवार्य रूप से। रैंडमाइजेशन नहीं चलेगा। रैंडम, नमक खाते हो, तीखा खाते हो, नहीं, ये तो नहीं मिला मुझे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए इस पूरे उपक्रम में व्याधि निदानों का अध्ययन करते समय ये अध्ययन करना अनिवार्य है, हेतु कैसे निकाले जाए, क्योंकि हेतु दोषों के होते हैं, व्याधि के नहीं होते। पेशेंट आया, नाक में से खून गया, रक्त पित्त है, हेतु किसके लिखोगे? रक्त पित्त के नहीं, रक्त को दुष्ट वाले श्लेष्मा, पित्त वायु, स्वतंत्र परतंत्र। स्वतंत्र में अपराध नहीं होगे, परतंत्र में अग्निमान्य होगा, अध्यक्षण होगा, अजीर्णाशन होगा, अध्यक्षण होगा। भिन्न हो सकते हैं। परतंत्र हेतु का स्वतंत्र विषय वो कहेगा, हो सकते हैं। इसलिए हमें चिकित्सा के पूर्व व्याधि का नाम देखकर हेतु को देखना नहीं है, उसको अधोरेखांकित कर दीजिए। हमें हेतु किसके लिखने हैं? दोषों को प्रकोपित करने वाले। कौन सा दोष कुपित हुआ है और उसने रक्त को दुष्ट किया है। इसलिए ग्रंथकर्ता आपको विधि देते हैं, हेतु निकालने का विधि दिया है उन्होंने। हेतु भगवान विमान 8 कस्मिन् देशे विमान स्थान अध्याय 8 भूमि परीक्षा, पेज नंबर 276, सूत्र नंबर 93। अब यहाँ पर देशः तु भूमिः आतुरः च तत्र भूमि परीक्षा आतुर परिज्ञान हेतोः वा स्यात् औषध परिज्ञान हेतोः वा तत्र तावत् इयम् आतुर परिज्ञान हेतोः। अब आतुर का परिज्ञान, आतुर परिज्ञान के लिए भूमि परीक्षा नाम का विधि है। या आतुर यानी भूमि यानी आतुर, रुग्ण, रोगी को भूमि कहते हैं, उसकी परीक्षा को करनी है। अब वो कैसी करनी है, तो इसमें हम दो श्लोक देखेंगे। पहले ये चरक देखेंगे और फिर अष्टांग संग्रह देखेंगे। पढ़ो। तद यथा अयम कस्मिन् भूमि देशे जातः। देखिए किस भूमि में पैदा हुआ है। आगे, कस्मिन् भूमि देशे समृद्धः, कहाँ पर पनपा है, किस देश में बड़ा हुआ है। कस्मिन् भूमि देशे व्याधितो वा, व्याधि तक कस्मिन् भूमि देशे है। इसका भी अध्ययन आपको करना है। विस्तार से नहीं जाऊंगा मैं, इस विषय को फिर कभी विस्तार से लूंगा, इन शॉर्ट बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, एक व्यक्ति कोंकण प्रांत में पैदा हुआ है, वहां बड़ा है,
वहीं पर व्याधित हुआ है, दोष कौन सा होगा? श्लेष श्लेष्मा होगा, प्राय। प्राय। व्याधि बलवान होगा, व्याधि बलवान होगा। यदि कोकण में पैदा हुआ है और राजस्थान में जाकर बैठा है, उसको आदत कैसी है? कोकण की, खाने पीने की। वहां क्या खा रहा जाकर? वही खा। उसकी आदत नहीं बदली। परिणाम उन्हीं दोषों का वहां पर होगा, और वहां पर होते समय वहां का वृक्ष गुण और यहाँ का अभिसंधी आहार दोनों मिलकर व्याधि होगा। यहाँ अभिसंधी आहार करता था, चावल खाता था, दही खाता था, मच्छी खाता था, वहां पर भी वही खाना शुरू किया उसने, और वहां वायु प्रधान है, उष्ण पित्त प्रधान है, और फिर श्लेष्मा प्रधान हो गया। ऐसे व्याधि होगा। यदि ये विधि विरहित करता है तो ये तीनों के तीनों मिलकर व्याधि करेंगे उसको। विधि विरहित करता है तो, विधि युक्त करता है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए संसर्ग किस किस का है? राजस्थान में गया तो संसर्ग पित्त और उष्मा दो का है, श्लेष्मा और वायु, पित्त और वायु। और इसका शरीर कैसे है? अभिसंधि प्रधान आहार विहार से अभिसंधि हुआ है, जो चेष्टा द्वेष करता है, व्यायाम करता नहीं है, स्निग्ध खाता है, दूध पीता है, धोता है, और वहां जाकर वही कर रहा है। अब मिलकर व्याधि कैसे होगा? श्लेष्मज वातज। इसलिए कस्मिन् देशे जाता, कस्मिन् देशे वृद्धः, कस्मिन् देशे व्याधितः वा। यानी आपको ये पूछना है कहाँ आप रहे, इसके पहले कहाँ रहते थे? तो अब इसके पहले मैं केरल में रहता था, अब कहाँ पर आया हो? 10 साल से यहाँ पर आया हूँ। वहाँ की दोष और यहाँ के दोष, वहाँ का आहार और यहाँ का आहार, इन सब का विचार आपको करना पड़ता है, तब जाकर निर्णय पर आ सकते हो। इसलिए कस्मिन् देशे जाना, कस्मिन् देशे वृद्धः। इसके बाद का महत्व का है, सबसे महत्व का इसके बाद का है, पढ़ो। तस्मिन् भूमि देशे, मतलब यस्मिन् भूमि देशे जाता समृद्धो व्याधितो वा तस्मिन् भूमि देशे मनुष्याणाम इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम, एतावच्च बलम, एवं विधम सत्वम, एवं विधम सात्म्यम। देखिए, जिस देश पे आप पनपे हैं वहाँ पर आहार जो करते थे वो साथ में था क्या? और आप जिस देश पे जा रहे हैं वहाँ पर आपने आहार कर रहे हो, वहाँ पर आपने साथ में था क्या? और जिस देश पे आप व्याधित हुए उसमें वो साथ में था क्या? इन तीनों का विचार आपको करना है। साथ में की व्याख्या, साथ में का क्राइटेरिया समझ लीजिए। साथ में किसको कहते हैं? साथ में की एक आपको मुक्त व्याख्या बताई है किसी ने, या ऊपर से तक साथ में, जिससे कोई व्याधि नहीं होती वो साथ में है, और उसके साथ ओ के साथ में, यानी अभ्यास किया है। जो अभ्यास पे साथ में किया है, कष्ट नहीं देता है, वो साथ में है। ये व्याख्या अधूरी है। सात्विक द्रव्य किसको कहेंगे उसकी क्राइटेरिया ग्रंथकार देते हैं। सात्विक किसको कहेंगे? व्याख्या तो ये हो गई, जिसका आपने आदत की है और जो आपको हितकर हो गया वो साथ में है। लेकिन सात्विकरण किसका करना, इसके क्राइटेरिया है। अभ्यास किसका करना, इसके क्राइटेरिया है। वो है चरक सूत्रस्थान, चरक सूत्रस्थान अध्याय 6, सूत्र नंबर 4950, पेज नंबर 48। इति उक्तम ऋतु सात्म्यम यच्चेष्टा आहार व्यपाश्रयम
उपशेते यद औचित्यात् ओकसात्म्यम तदुच्यते। यहाँ उपशेत यद औचित्यात् का अभिप्राय है उस ऋतु में सात्म्य है। उपशेत यद औचित्यात् का अभ्यास से जो सात्म्य होता है, उपशेते हितकर होता है। किससे? अभ्यास से। किसमें? ऋतु में। अब देखिए शीत ऋतु में यदि आप चिल्ड वाटर सात्म्य करते हैं वो सात्विकरण नहीं है, ऋतु के विपरीत होना चाहिए। यदि शीत ऋतु है तो सुखोष्ण जल, उष्ण जल, उसका औचित्य करना। औचित्य यानी अभ्यास। पादपादन में अभ्यस्तम पादपादन में त्यजे। पहले आप ठंडा पीते थे ग्रीष्म में, अब क्रमशः बंद करो और क्रमशः उष्ण शुरू करो। इसका नाम ओकसात्म्य है, ऋतु के आधार पर। ऋतु के विपरीत लेना है। ये ऋतु के विपरीत जो द्रव्य दिया है वो ओकसात्म्य है। क्यों ओकसात्म्य है? आपने क्रमशः अभ्यास किया है। इसी प्रकार आगे पढ़ो। देशानाम आमयानाम च। अब ऋतु तो हमने बता दिया, आगे क्या कहते हैं? देशान आमयानाम च। देश कौन सा है? उस देश के विपरीत आपको लेना है, उसका नाम सात्म्य है और फिर उसका औचित्य करना है। देश के गुणों के विपरीत का औचित्य करना। औचित्य यानी अभ्यास। ओकसात्म्य करना। दूसरा क्या है? आमयानाम च। आमय अवस्था क्या है? व्याधि की अवस्था क्या है? दोष कौन सा है? दुष्य कौन सा है? सामावस्था है, निरवावस्था है, अभिषन्नावस्था है, वातपित्तोत्तरावस्था है, उसके विपरीत। उसका नाम, उसका अभ्यास, उसका नाम सात्म्य है। आगे विपरीत गुणम गुणैहि। विपरीत गुणम गुणैहि सात। ऐसे देश, आमय आमय, च। काल, अवस्था, इनके विपरीत द्रव्यों के औचित्य को अभ्यासो सात्म्य कहते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि वो उपशेते, वो फल देता है, उसको सात्म्य कहते हैं। अब देश में आप अभी कर रहे थे ना, जिस देश में रह रहे हो उस देश में जो आहार है, वो जो कर रहे हो आप, वो देश के विपरीत है या नहीं, ये आपको देखना है। किम सात्म्यम। आगे एवं विधो दोषः। उस देश में ये दोष बलवान होता है तो उसके लिए सात्म्य है कि नहीं? उसके विपरीत होना चाहिए। वो सात्म्य है या नहीं? भक्ति ही इयम इमे वाधया। भक्ति का अभिप्राय उस देश में लगातार प्रयोग करने के द्रव्य कौन से जिनका प्रयोग होता ही है। ऐसे जैसे कोकण में गए तो आप चावल का पानी, जिसको मृदु चावल कहते हैं, वो भक्ति है, अनिवार्य रूप में करते हैं लोग। आगे इमे व्याधयाः। तो प्रायः उस देश व्याधि कौन सी होती है छोड़ दीजिए। यानी आपको क्या क्या देखना है? देश, उस देश में जो आप बाहर जब रह रहे हो उसके साथ में आहार कर रहे हो नहीं, और साथ में भी कैसा? एक देश साथ में, ऋतु बदल गया, ऋतु साथ में, अवस्था बदल गई, अवस्था साथ में, समावस्था आ गई, वार्धक्य आ गया, बाल्यावस्था है, उसके लिए साथ में। यानी आपको उस देश में आहार जब देखते हो, विहार देखोगे तो देश के, काल के, अवस्था के विपरीत कर रहे हो या नहीं, उसको साथ में कहें। इसलिए अब इसमें थोड़े का रहने का हितम इदम अहितम इदम। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, शॉर्ट में इतना बता दिया। अब हम देखेंगे अष्टांग संग्रह का 23rd चैप्टर, श्लोक नंबर 3।
भेषजम् अवचारयन् प्रागेव तावत् एव आतुरं परीक्षेत्। कस्मिन् त्रयं देशे जातः समृद्धो व्याधितो वा कस्मिन् च देशे मनुष्याणाम् इदम् आहारजातम् इदं विहारजातम् एतावच्च बलम् एवंविधं सत्त्वम् एवंविधं सात्म्यम् इयं भक्ति इमे मार्गादयो हितम् इदम् अहितम् इदम् इति प्राग्ग्रहणेन केन वा निदानं विशेषेण अस्य अब उस व्यक्ति ने क्या क्या सेवन किया है, उस देश में क्या हितकर है, उसमें क्या साध्य है, ये अध्ययन आपको करना है। और इस व्यक्ति ने क्या किया है, किम वृक्षेण कुपिता वायु पढ़ो। तद्यथा किम आहारेण कुपितो वायुः किम विहारेण किस तथा आहार से, किस विहार से, वृक्षेण लघुना किस, ये आपको परिचय करना है। यानी आप क्या क्या देखना है, आपको आहार देखना है, विहार देखना है, आचार देखना है। उस व्यक्ति ने उस देश में उसका आहार आचार विचार क्या है, इन सबका परीक्षण आपको करना है और उसके आधार पर निर्णय करना है दोष कौन सा बड़ा है, और वो भी किन गुणों से बड़ा है। किम वृक्षेण, किम लघुना, किम शीतेन, किम तीक्ष्णेन, किम उष्णेन, किम तीक्ष्णेन, इस प्रकार आपको वो भी निर्णय करना है और तब जाकर आपका दोष निर्णय होता है सामान्य पर। इसलिए क्या करना है, हेतु निकालना है। कैसे करना है, ग्रंथोक्त हेतु मदद के लिए आपको क्या करना है, ये व्यक्ति किस देश में रहता है, उस देश में ऋतु के अनुसार ये हितकर करता है या नहीं करता है, अवस्था के अनुसार हितकर करता है या नहीं करता है, वो साथ में है कि नहीं, ये सब आपको करना है, तब जाके आपको हेतु मिल पाएंगे। अब ये कैसे करना, पद्धति क्या है उसकी, आपको दिया आहार, इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम। उस व्यक्ति ने ये किया है। तब आपको इस व्यक्ति की जीवन शैली को क्रमशः देखनी है। सुबह कितने बजे उठता है, उठने के बाद व्यायाम करता है कि नहीं, अब अभी आप जिस देश में रह रहे हो, जिस काल में रह रहे हो, कलयुग में रह रहे हो ना, अब कलयुग की परंपराएं क्या है उसका विचार करना है। ये स्थूल पता है, आप तो सुबह कितने बजे उठते हो वगैरह, ये स्थूल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस युग में, इस देश में, इस ग्राम में लोग क्या क्या करते हैं, उस आधार पर आपको फोकस करना है क्वेश्चन करते समय। जैसे अब मैं पूछता हूँ, मुझे पता है जिस देश में जाता हूँ उस देश में क्या करते हैं, मैं उस पूछता हूँ। अब मैं यदि भी चीज एमपी में गया या उत्तर प्रदेश में गया तो मैं उनको ये पूछूंगा, आप कितने बजे उठते हो, व्यायाम करते हो कि नहीं। इसके साथ ये पूछूंगा, सुबह नाश्ते में भिगोया हुआ चना बिना पकाए खाते हो क्या, हाँ खाता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। एमपी यूपी में नाश्ते में रात में भिगोया हुआ विरूढ़ धान्य नाश्ते में लेते हैं बिना पकाया और बिना व्यायाम किए। परंपरा चल रही है खाने की, लेकिन पुराने लोग व्यायाम करते थे, वो भूल गए। परंपरा आधी रखी हमने, जो सुलभ है, व्यायाम कठिन है, बंद कर दिया। इसलिए जिस देश में क्या परंपरा है उस अनुसार प्रश्न पूछना है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं पूछता हूँ सुबह कितने बजे उठते हो, 6 बजे, बाद में क्या करते हो, चाय पीते हो। अब मैं बीच में पूछता हूँ क्योंकि उसके दृष्टि से वो चीज़
उसको कोई मूल्य नहीं, सोचता ही नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, रूटीन है उसका वो। मैं सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीता हूँ, ये रूटीन है। मुझे पूछना है सुबह पानी पीते हो कि नहीं? हाँ पीता हूँ ना, जग भर पीता हूँ। मुझे एक पेशेंट मिला बालापुर में रहता था, क्षेत्र का था, और कहा मैंने सब पानी जग भर पीता हूँ। जग भर क्या, वो बड़ा रहता है ना वो, उसको जग भर कहते हैं। रात भर के तो सुबह के पी लेता हूँ, फिर आगे जाके टट्टे जाता हूँ। इस प्रकार आपको उस देश में क्या परंपरा है, भक्ति एवं इन सब का अध्ययन आपको करना है। इसलिए चिकित्सक कैसे चाहिए? अपने अपने प्रांत में जिस प्रांत से रोगी आता है उसके प्रांत की दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसमें भक्ति क्या है, साथ में क्या है। मेरे पे पेशेंट है, कर्नाटक का है, खांसी, एंटीबायोटिक लिया, वो लिया, वो सब लेते रहो। मुझे ये बताओ आपकी सिस्टम क्या है? मुझे मालूम ये लोग क्या करते हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली पूछा, निरोधात्मय खाते हो कि नहीं? हाँ खाता हूँ ना, रोज खाते हैं हम। कच्चा खाते हो या पक्का? कच्चा खाते हैं। ऐसे ही तो मिलते हैं। तो ये दोष प्रकोप करने वाले हैं, अभिसंधि है। तो इस प्रकार आपको हर व्यक्ति के जीवन में वो क्या क्या करता है, ऐसे उस व्यक्ति के देश का, काल का, अवस्था का ज्ञान लेकर हेतु निकालने के लिए प्रश्नावली आपके मन में तैयार हो। लिखित रूप में मत करो, लिखित रूप में मुद्दे लिखो। मुझे दिवस वक्त दिन में कितने बजे उठता है, नाश्ता क्या करता है, भोजन कब करता है, पानी कब पीता है, तो स्थूल रूप में बारीक बारीक चीज़ें हैं, आपको ऐसी आनी चाहिए अनुभव के साथ। फिर मैं पूछता हूँ तुम सुबह कितने बजे उठते हो? हाँ 7 बजे उठता हूँ। और फिर क्या करते हो? हाँ नहा लेता हूँ। सुबह दूध पीते हो कि नहीं? हाँ 1 गिलास दूध पीता हूँ। भैंस का? हाँ भैंस का। व्यायाम करते हो कि नहीं? कहाँ सा मिलता सब व्यायाम करते? बन गया हेतु, बन गया। ये हेतु है, काल उचित और अनुचित है। भूख लगी नहीं है, रात्रि का भोजन जीर्ण नहीं हुआ है, मैं सुबह गुलाब का दूध पी रहा हूँ, वही भैंस का पी रहा हूँ। ये हेतु है, ये रक्त पित्त का हेतु है। द्रवस्निग्ध गुरुणी। अब रक्त पित्त में क्या लिखा है? सुबह उठ के दूध पीने से जारी होता है, नहीं लिखा। उसमें क्या लिखा है? द्रवस्निग्ध गुरुणी। और द्रवस्निग्ध गुरु विधि युक्त है या अविधि युक्त है? विधि विरहित है। पीना है तो व्यायाम करो, ऐसे पसीना निकालो, भूख लगने दो, दूध पियो, ऑफिस में जाओ, ये विधि है। तो आप व्यायाम नहीं करोगे, रात्रि में दबा के खाओगे, सुबह उठ के दूध पियोगे, नित्य सेवनी है। आपको समय बदला है, विधि युक्त नहीं किया है। विधि क्या है? व्यायाम करो, ऐसे व्यायाम, पसीना आना चाहिए, भूख लगने दो, वो नहीं करेंगे, दूध पिए। अब ये मुझे बोले, ये दूध हेतु है या विधि विरहित दूध हेतु है? विधि। यू गॉट द पॉइंट? इस तरह सबको हेतु निकालना है। ध्यान में रखो, अब लोगों को पानी पीने की आदत है, घंटे घंटे को गिलास भर, घंटे पूछिए, घंटे को पीते हो या आधे घंटे को पीते हो? कितना पीते हो? 1 लीटर पीता हो या गिलास पीते हो? बताएंगे सब। एक आधे घंटे में 1 बोतल पी लेता हूँ। अब पानी हेतु है या विधि हेतु है? पानी हेतु नहीं है, विधि युक्त विरहित हेतु है। इसलिए आपको जो जो करता है उस सबको लिखना है। और प्रश्न पूछते समय आपका दिमाग कॉन्शियस होना चाहिए, किस देश में
किस संस्कार में, किस ऋतु में क्या कर रहा है, पूछो प्रश्न। फिर इसमें 3 कॉलम बनाओ, देश काल ऋतु, देश काल अवस्था, तो उसके रूप से हित करे कि नहीं अवस्था, नहीं तो एक ही कॉलम बनाओ। आप पहले पक्का है सब हितकर विरुद्ध है या साथ में है, साथ में है, विधि युक्त है, विधि 2 लोगों, विधि युक्त है, विधि विरहित है, 2 कॉलम रखो। यानी जो जो लिखा है वो विधि युक्त है, ओके, विधि युक्त है, ओके, विधि विरहित है, लाल रंग करो, विधि विरहित है। ये सब हेतु है, जितने में विधि विरहित है सब हेतु है। किसके हेतु है? दोष प्रकोप के हेतु है। और इस व्यक्ति को ये जो नाक में से खून आ रहा है, तो ये रक्त पित्त, संतर्पणोत्थ, स्निग्ध, उष्ण अथवा रुक्ष उष्ण अथवा साम्यपातिक है। अपने हेतु किसके लिखे? दोषों पे लिखे। व्याधि क्या है? रक्त पित्त। आपका निर्णय क्या हुआ? संतर्पणोत्थ, श्लेष्मा प्रधान, द्रव गुणों से अधिक, स्निग्ध गुणों से अधिक श्लेष्म पित्त का ये व्याधि है। चिकित्सा क्या करोगे? हेतु बंद करेंगे। शोधन के योग्य है तो अनुकूल शोधन करेंगे, विपरीत नहीं है तो रोक्षण करेंगे, पाचन करेंगे, और फिर हेतुओं के गुणों के विपरीत शमन करेंगे। इस सूत्र है चिकित्सा का। इसलिए इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हेतुओं को तो ध्यान देना है। अब हम रक्त पित्त अध्याय की संप्राप्ति पढ़ेंगे। अब आपको समझने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। आप रक्त पित्त पढ़ो। रक्त पित्त निदान अध्याय, अध्याय नंबर 2, सूत्र नंबर 4। यदा जंतुः यवक उद्दालक कोरदोष प्रायाणि अन्नानि भुंक्ते भृश उष्ण तीक्ष्णम अपि च अन्यत् अन्नजातं निष्पावमाश कुलत्थ सूपक्षार उपसंहितं दधि दधिमंड उदश्वित कट्वर अम्लकांजिक उपसेकं वा वाराह माहिष आविक मात्स्य गव्य पिषितं पिण्याक पिंडालु शुष्क शाक उपहितं मूलक सर्षप लशुण करंज शिग्रु मधुशिग्रु भूस्तृण सुमुख सुग्रु सुरस कुठेरक गंडीर काल मालक पर्णास क्षवक फणिंजक उपदंशम सुरासौवीर तुषोदक मैरेय मेदक मधुलक शुक्त कुवल बदर अम्लप्रायानुपानं वा पिष्टान्न उत्तरभूयिष्ठम उष्णाभितप्तो वा अतिमात्रम अतिवेलं वा आमं पयः पिबति पयसा समश्नाति रौहिणिकं काणकपोतं वा सर्षपशैलत क्षारसिद्धं कुलत्थ पिण्याक जाम्बव लकुचपक्वैः शौक्तिकैः वा सह क्षीरं पिबति अत्युष्णाभितप्तः तस्य एवं आचरतः पित्तं प्रकोपम आपद्यते। लोहितम। इन सबके वर्णन के बाद आपको ध्यान में आ गया, इनमें से कम द्रव्यों का प्रयोग हम लोग करते हैं, किसी का प्रयोग नहीं करते। अब इन हेतुओं का आपको उपयोग क्या? जो करता है उनके लिए ठीक है, तो हमें इस पर निर्भर नहीं रहना है, इनके गुणों पर निर्भर रहना है। जो गुण वाली विधिशोध अध्याय में बताए हैं, गुरु स्निग्ध वगैरह संतर्पणोक्त में और विधिशोणित में, इन गुणों को ध्यान में रखते हुए द्रव्यों का, जो द्रव्य वो खाता है उसका विचार करना है।
किस ऋतु में, किस क्षेत्र में, किस काल में क्या क्या खाता है, उस आधार पर आपको उसके हितों का परीक्षण करके निर्णय करना है कि यह श्रेष्ठ प्रधान है, द्रवगुण प्रधान है, अभिसंध प्रधान है, अजीर्ण जन्य है, संतर्पणोक्त है। ये निर्णय आपको करना है। वैसे पित्तम प्रकोप देते ये उपलक्षण मात्र है, केवल पित्त नहीं है। जो भी आप खाते हो उनमें एक गुण नहीं रहता है, केवल कई गुण रहते हैं। तो उसके आधार पर विधि विरहित उनके सेवन से अन्य गुण भी बढ़ते हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कोई भी व्याधि एकदोषी नहीं, एकदोष का नहीं है। तस्मात् नैकदोषिजम व्याधि। इसलिए आपको दोषों का निर्णय प्रधान पित्त हो सकता है, संसर्ग श्लेष्मा का हो सकता है, संसर्ग वायु का हो सकता है। अब संसर्ग में दोनों समान हो सकते हैं, एक क्षीण एक वृद्ध ऐसे भी हो सकता है, एक दोनों एक तरह एक तम ऐसे भी हो सकता है, दोनों तम हो सकते हैं। इसलिए पूरे आहार का परीक्षण, पूरे विहार का परीक्षण विधि विरहित है, विधि रहित है। जो विधि विरहित है वो सभी हेतु है और उनमें ध्यान रखना है। कल मैंने बताया साइजेबल हो, सातत्य और शोधन नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है, व्याधि विघात के भाव का अभाव है, अग्नि अच्छा नहीं है, व्याधि विघात के भाव का अभाव है और हेतु बलवान है, सातत्य है, मात्रा बड़ी है, संख्या ज़्यादा है, ये हेतु। अब इन हेतुओं के आधार पर आपको इसका निर्णय करना है। नाक में से खून तो आ रहा है, संतर्पणोक्त है, अपतर्पणोक्त है या संयुक्त, हेतु के आधार पर करना है। लक्षण आधार पर नहीं करना, लक्षण भ्रामक हो सकता है। अब देखिए चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान चिकित्सा स्थान रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय, अध्याय 4। तैः हेतुभिः समुत्कृष्टं पित्तम्। सूत्र नंबर 2930। पेज नंबर 430। प्रायेण ही समुत्कृष्टम आमदोषात् शरीरिणाम वृद्धिम प्रयाति पित्ताश्रु। पित्त और रक्त की वृद्धि तो होती है, कैसी होती है? आम प्रदोष, आम प्रदोष, प्रायेण प्रायेण आम प्रदोषात्। रक्तपित्त का पेशेंट आपके पास आया, नाक में से खून में गया, अपने फिटकरी का जल डाल दिया, पेशेंट ठीक हो गया। आप समाधान हो कि वाह मैंने क्या किया, 2 मिनट में बंद। अपनी चिकित्सा तात्कालिक की है, अभी चिकित्सा बाकी है, अब तो हित निकालने। संतर्पणोक्त है, अपतर्पणोक्त है, आमोदोषण है, श्लेष्मा किस गुणों से बनता है, पित्त किस गुणों से बनता है, संसर्ग है या स्वतंत्र है परतंत्र है, इस सब का अध्ययन करके फिर चिकित्सा करनी है। तो रक्तपित्त प्रायः आमज भी हो सकता है। अब संप्राप्ति पर जाएंगे तो अब इन यथादृष्टि ने आपने ध्यान रखा था शब्द यथादृष्टि। यथादृष्टि। अब यथादृष्टि न आगे संप्राप्ति पढ़ो, इन कारणों से, इन कारणों से, इन कारणों से, विरुद्धाहार से, दिवास्वाप से, अध्यशन से, अजीर्ण से, इन सब से संप्राप्ति का प्रारंभ हुआ। रोगोत्पादक हेतु निदानम, और आगे एक शब्द है इति कर्तव्य को हेतु।
इति कर्तव्यता को हेतु का अभिप्राय है हेतु से लेकर व्याधि उत्पन्न होने तक होने वाली फर्क प्रक्रिया, दोष वृद्धि करने वाला, अग्निमंद करने वाला, श्रोतोरोध करने वाला, ये सब प्रक्रिया करने वाला जो जो है वो हेतु है। स इति कर्तव्यता को हेतु, ये मीमांसा की व्याख्या है। इति कर्तव्यता इसको कहते हैं। अतः से लेकर मैंने आज थोड़ा सा घूमते घुमा नाक पे खून गया, ये तात्कालिक हेतु है। ये तात्कालिक हेतु है। ये इति कर्तव्यता का प्रारंभ नहीं है। उस समय आपको ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला हेतु है। इति कर्तव्यता पीछे से आ रही है। आप अजीर्ण भोजन कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, दिवासाप कर रहे हो, व्यायाम नहीं कर रहे हो, इति कर्तव्यता को हेतु क्या आपको नाक पर कर रक्त करना, ये तात्कालिक चिकित्सा है। चिकित्सा आपको इष्टि करनी है, पूरे इति कर्तव्यता को बदलना है। अब संप्राप्ति पढ़ो। तस्य एवं आचरतः पित्तम प्रकोपम आपद्यते। पित्तम प्रकोपम आपद्यते, यहाँ पित्त कहा है, ये पित्त प्रधान है, रक्त दोष है, इसलिए। अब इसके साथ अन्य दोष भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं? मीमांसा अनुबंध पेज नंबर 254 चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 10। शारीर दोषाणाम एकाधिष्ठानीयानाम सन्निपातः संसर्गो वा समान गुणत्वात् दोषा ही दूषणैः समानः। यहाँ पर है, चरक ऐसा वहाँ पर पढ़िए, मैं इधर पढ़ता हूँ। पहला वाक्य पढ़ो। शारीर दोषाणाम, शरीर दोष वात पित्त श्लेष्मा, एकाधिष्ठानीय एक शरीर में, यानी आपके शरीर, यानी पेशेंट के शरीर में। हाँ। सन्निपातः संसर्गो वा, उनमें संसर्ग सन्निपात होता है। कैसे होता है बता रहे हैं। समान गुणत्वात्। समान गुणत्वात्, समान गुणत्वात् का अभिप्राय है श्लेष्मा में द्रव गुण है, पित्त में उष्ण गुण है, पित्त में उष्ण द्रव गुण है। अब इन दोनों के, श्लेष्मा के द्रव गुण का, पित्त के द्रव उष्ण गुण का, दोनों को समान होने वाला कोई एक हेतु ये दिखाता है तो दोनों को दुष्ट करेगा। श्लेष्मा द्रव है, पित्त उष्ण द्रव है। अब दोनों को कुपित करने वाला कोई एक हेतु सातत्य से बड़ी मात्रा में सेवन करता है तो दोनों का प्रकोप एक साथ होगा। जैसे टीका पढ़ो उसकी। टीका में जहाँ यहाँ कलर किया है ना, वहाँ से पढ़ेंगे। यथा ही अम्लम लवणम कटुच पित्तकरम। अब दोनों पित्तकर हैं। 3 अब देखिए क्या कहते हैं आगे। अम्लम लवणम कटु पित्तकरम तत्र अम्लम सकफम पित्तम करोति। अम्लम यदि सेवन करते हो तो कफ पित्त को बढ़ाएगा। लवणम च सपित्तम कफम करोति। अब यहाँ पित्त कफ को कुछ करेगा, प्रधान कफ है। कटु तो सवातम पित्तम करोति। संसर्ग इस प्रकार होता है। एक ही व्यक्ति एक वस्तु खा रहा है, दो दोषों का कुपित कर रहा है, इसका नाम संसर्ग है। इसलिए कोई व्याधि संभवतः एकदोषीय नहीं होगा। इसलिए आपको चिकित्सा किसकी करनी है? हेतु के विपरीत करनी है। हेतु के विपरीत का अभिप्राय, हेतु के महाभूत कौन से हैं? जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति पानी पीता है, जा रहा मात्रा में। आजकल सब लोग, दवा लोग बताते हैं बहुत पानी पी। कोई एक शास्त्र पढ़ने से ऐसे होता है, सभी शास्त्रों को अध्ययन करने से, पूरे शास्त्र का अध्ययन करने से ये गलतियाँ नहीं होगी। मुझे बार बार पूछते हैं लोग, जब मैं MBA के लिए गया था जामनगर में, आप पानी को इतना विरोध कर रहे हो,
और किसी किसी ग्रंथ में तो उषक काल में पानी पीने से क्या कहते हैं उसको, उषक पान कहने से दीर्घायु होता है। मैंने कहा न तो योग ही है वो केवलम, केवल योग से चिकित्सा मत करो, चिकित्सा दोषादि वीक्ष करो, दोष देश काल को देख कर करो। अब इन सब का कोई ज्ञान नहीं है, बस एक है पानी ज्यादा करो, देश काल ऋतु अवस्था क्यों नहीं। अच्छा है यदि आपका जंगल प्रदेश है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, यो पानी सुबह उठ के आवश्यक है। बरसात है, बहुत पानी गिर रहा है, कोकण प्रदेश है और सुबह उठ के पानी पी रहे 2-2 गिलास, इसलिए न तो योग ही है वो केवल, देशादिल दोषादिल वीक्ष, तब कोई व्यक्ति पानी पीता है। ऋतु शरद और वर्षा के बाद क्या, वर्षा में क्या हुआ है, शरीर में द्रव गुण से शरीर लिप्त है, बराबर है। अब वर्षा में उन्हें पानी पिया, गिलास 2-2 गिलास पी, शरद आ गया, शरद ने ही पानी पीना शुरू किया। अब शरद का ऋतु कौन सा है, पित्त। अब पित्त का उष्ण गुण है, पानी का द्रव गुण। अब इसके शरीर में वर्षा ऋतु का अभिषंद और शरद ऋतु का उष्मा तीक्ष्ण, ये मिलाकर पित्त प्रकोप और श्लेष्मा प्रकोप दोनों होगा। और इसमें भी यदि चिल्ड वाटर पीता है हर बार, तो प्रकोप शीत गुण से होगा, श्लेष्मा प्रकोप शीत गुण से होगा। ये होगा आंशिक सन्निपात। सन्निपात भी आंशिक होता है, सर्वगुणों से सन्निपात असाध्य है, आंशिक सन्निपात। तो इसमें चिकित्सा किसकी करनी पड़ेगी आपको, जल के और शरद ऋतु के विपरीत। पानी बंद करो, तिक्त रस लो, अमावस्था दूर करो, पाचन करो और फिर विलेचन लो, क्रिया वमन लो और पित्त शमक द्रव्यों का तिक्त रस का उपयोग करो। इसलिए हेतुओं के विचार से आप संसर्ग सन्निपात देखो, पित्त कहाँ है, केवल पित्त ये उपलक्षण मात्र है। हेतु के आधार पर आपको श्लेष्मा और वायु इनका विचार करना है, क्योंकि हेतु क्या कर रहा है इस पर निर्भर है। ईश्वर की इच्छा है। माइक चालू सर, माइक चालू। माइक चलो नहीं, इस प्रकार पित्त प्रकोप आता है, अड़के मत रहिए। हाँ पित्त प्रधान है, रक्त दुष्य है, लेकिन हो सकता अजीर्णजन्य हो सकता संतर्पणोक्त हो सकता भैंस का दूध पीने से हो, श्लेष्मा भी कुपित है, पित्त भी कुपित है। इस प्रकार पित्तम प्रकोप, शोणित वृद्धि होती है, पित्त की वृद्धि इन दोनों से होती है, द्रव गुण से भी होती है, स्निग्ध गुण से भी होती है। और पित्त भी वृद्ध होता है, द्रव गुण से वृद्ध होता है, उष्ण गुण से वृद्ध होता है। इस प्रकार पित्त रक्त वृद्ध होता है, कुपित होता है। या वृद्ध शब्द कुपित के लिए है। आगे लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते। लोहितम च, पित्त भी और रक्त भी अपने प्रमाण से बढ़ता है, मान बढ़ता है। तस्मिन् गुणों का और द्रव्य का दोनों का मान बढ़ता है। तस्मिन् प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसर्पति यदेव यकृत प्लीह प्रभवाणाम लोहित वाहनाम च श्रुतसाम लोहित अभिष्यन्ति गुरूणि मुखानि आसाद्य प्रतिरुन्ध्यात् तदेव लोहितम दूषयति। फिर से बोलो। तस्मिन् प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकुपितम
शरीरम अनुसरपत, अब ये शरीर में घूमता है, रुका नहीं है कहीं। अनुसरपत का अभिप्राय यह है कि ये अपने लक्षण वहां पर प्रकट करता है। कभी लाल चकत्ते आते हैं, कभी खुजली आती है, अपने लक्षण प्रकट, कभी राह होता है, ये लक्षण प्रकट करता है। ये पूर्ण रूप है, ये पित्त के पूर्ण रूप है। यदि कोई कहता है कि यार मुझे बार बार लाल लाल रंग के आ रहे हैं, समझ लीजिए संप्राप्ति प्रारंभ हो चुकी है। पित्त द्रव गुण से उष्ण गुण से बढ़ रहा है, पित्त कर्तव्यता प्रारंभ हो चुकी है। अब यहाँ से बात रक्त दुष्ट है। अब ये सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतरानी जब प्राप्त विकारान कुरुते होती है, अनेक विकार कर सकता है। कोई रक्त पित्त करेगा, कोई पीड़िका करेगा, कोई भी अधिकार सकता है, कोई त्वचा रोग करेगा। अब भाग्यवश दुर्भाग्यवश इस रक्त ने नाक में शाना शुरू कर दिया, उसको रक्त पित्त कह दिया आपने। दोष वही है, आपने उसको रक्त पित्त कह दिया, क्यों नाक में से खून आ रहा है, ठीक है। आप चिकित्सा रक्त पित्त के करते हो या दोषों की करते हो या हेतु की करते हो? हेतु दोष। नाम क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे इति कर्तव्यता क्या है, उसकी चिकित्सा करेंगे आप आगे। यदि एव नहीं क्रमशः तस्मिन् प्रमाणातिवृत्ते पित्तम शरीरम अनुसरपत, यदि एव अब ये पित्त, हाँ, रक्त पित्त, हाँ, यकृत प्लीह प्रभवानाम लोहित वाहनाम च स्रोतसाम। अब ये पित्त, इस पित्त ने, अब देखिए एक बात ध्यान रखना भूल गया मैं, ग्रंथकार व्याधि का वर्णन करते समय सर्वोत्तम अवस्था का वर्णन करते हैं, उत्कट अवस्था का, एक्यूट कंडीशन का वर्णन करते हैं, सबसे बलवान अवस्था का। और ये बहुत बलवान अवस्था सब व्यक्ति में होगी ऐसे नहीं, यह अंतिम अवस्था है। संप्राप्ति हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, संप्राप्ति हो गई, सबका ध्यान, ऐसे होते होते बलवान व्याधि अंतिम अवस्था तक आ गया है, उसका वर्णन करते हैं। और इसको आपको व्याधि के हेतु के आधार पर, अवस्था के आधार पर स्तर करना है। ये मृदु है व्याधि, ये मध्य है, ये तीक्ष्ण है, ये करना है। ये वर्णन तीक्ष्णता का करते हैं। ग्रंथोक्त वर्णन ये प्रायः तीक्ष्णता का है, बलवान अवस्था का है, उत्कट अवस्था का है। इसके 3 स्तर आपको करना है, मृदु, मध्य और बलवान। ये निर्णय आपको करना है, कैसे करना है वो विषय अलग है। ये वर्णन हर व्यक्ति में मिलेगा ऐसे नहीं, अंतिम वर्णन है। तो प्रारंभ में कहीं ना कहीं शुरुआत होगा। जैसे मैंने कहा, लाल चकत्ते आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा नाक में से खून आ रहा है, ये प्रारंभ है। अब संप्राप्ति चलती रही तो ये फिर आगे जाकर क्या करता है देखिए। पर यकृत प्लीह प्रभवानाम, यकृत और प्लीह से संबंधित रक्तवाह स्रोत में अवरोध करता है। लोहित अभिषंद्य गुरुणी, लोहित अभिषंद गुरुणी मुखानी, जो स्रोतस यकृत प्लीह संबंधित है। प्रभव का अर्थ से उत्पन्न होने वाला ये एक अर्थ है। यहाँ प्रभव का अर्थ है प्रतिधावती, प्रतिभवती, प्रभव, उसके संबंध है। यकृत प्लीहा से संबंध होने वाले स्रोतों में लोहित अभिषंद गुरुणी, इसकी टीका करो। लोहित अभिषंद्य गुरुणी, नीचे से 7वीं 8वीं लाइन है टीका में। प्रवृद्ध लोहित स्यंदेन गुरुणी इति उत्सन्नानि विवृतानि। उपचितानि और वृत्त हो गई, उपचित हो गई है दोषों से, अभिषंद से, गुरुणी। और फिर थोड़ी बड़ा उनका आकार ही बड़ा हो गया है, क्योंकि रक्त बड़ा है तो डायरेक्शन हो। तो गुरुणी मुखानी असाध्य प्रतिरुंध्या, मुख शब्द मला स्रोतस आहे, यहाँ स्रोत मुख स्रोतच वाचक है। मुख मध्ये स्रोत, प्रतिरुंध्या, प्रतिरुंध्यात, प्रतिरुंध्यात का अर्थ समझते हो? ऑब्स्ट्रक्शन करता है, रोक देता है।
बंद करता है। पहले मात्रा में करेगा, फिर उपचय होगा, अप्याय होगा, बंद। ये रक्त पित्त की बलवान अवस्था है। अब जाकर मैंने कल आपने श्लोक पढ़ा था, उदीर्यते वृषतरम मार्गोरुधात् पुनर्जन्म, कहाँ पढ़ा था? श्वास। वो यहाँ लगाइए। रक्त वह का मार्ग बंद हो गया, क्या करेगा वो? यहाँ से जगह मिलेगी, वहाँ से जाए। रुकेगा, रुकेगा, रुकेगा। शरीर में जगह जगह पर कन्वेशन होगा और कहीं ना कहीं बाहर पड़ेगा। पेट में होगा, नाक में से आएगा, उदर में से आएगा, कान में से आएगा। उत्कटता का वर्णन है। इसका नाम रक्त जानिएगा। श्रोतोरण हो गया, उदीरित वचनों मार्गोरुधात् पुनर्जन्म। यदि किसी प्रवाही व्यक्ति वस्तु को आपने रोक दिया तो वो क्या होता है? पीछे पीछे रुकते जाता है और फिर फैलता है और जहाँ से मार्ग मिला वहाँ से बाहर पड़ता है। उसका नाम रक्त पित्त है। नाक में से आएगा, पेट में आएगा, छाती में आएगा, कंठ में से आएगा, कहीं से जाएगा। रक्त पित्त का ये नाम है। ये उत्कट अवस्था है, इसके पूर्व भी आ सकता है। कोई ट्रिगर फैक्टर मिला तो नाक में से पूरा आ सकता है, धूप में घूमने से। संप्राप्ति चल रही है, ये तो चल रहे हैं, बढ़ेगा। अब फिर इसका आगे कुछ है क्या? तदेव लोहितम दूषयति। फिर रक्तवश थोड़ा सा दुष्ट करता है। संसर्गा हाँ, संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंधवर्ण अनुविधानाच्च पित्तम लोहित पित्तमिति आचक्षते। तो पित्त बढ़ गया है, रक्त दुष्ट हुआ तो उसको लोहित पित्त कह दिया हमने। कभी जैसे पित्त बढ़ता है तो उसका गंध आएगा, रक्त बढ़ता है उसका गंध आएगा। इसलिए पुरुष में लोहित आश्चर्य गंध आएगा, उसका पुरुष है। आगे कुछ है नहीं। अब देखिए, ये रक्त पित्त की संप्राप्ति हुई। अब यहाँ पर मार्ग कितने बताए हैं? 2 3। मार्गोद्व अधो तिर्यक। और कभी कभी मार्ग बदलता है, कभी ऊर्ध्व होता है, कभी तिर्यक होता है, कभी उभय अधो होता है। मार्ग भी बदलता है। अब ग्रंथकर्ताओं ने ये भी मार्ग बताया, अधो मार्ग भी बताया, तिर्यक भी बताया, स्रोतस भी बताया। अब ये रक्त पित्त इन मार्गों से बाहर गिर रहा है। यदि चिकित्सक ने बिना चिकित्सा पूरी तरह से किए, दोषों का विचार नहीं किया, हेतुओं का विचार नहीं किया, दोषोपाचन नहीं किया, शमन नहीं किया और बार बार पेशेंट आपके पास आने का आपने रोक दिया, विटामिन सी, विटामिन के, अब जो भी है दे दिया, आपको आराम मिल गया। आपने दोषों की चिकित्सा नहीं की है, ध्यान रखिए, गलती किया। अब ये रक्त जो बाहर जा रहा था उसको चिकित्सा स्थान अध्याय 4 4 सूत्र नंबर 25 पेज नंबर 429 अक्षीण बलमांसस्य। देखिए, जिसका मांस क्षीण नहीं है, बल क्षय नहीं हुआ है, रक्तपित्तम यद अश्नतः भोजन बंद नहीं किया उसने, खाना खा रहा है रोज, तत् दोष दुष्टम उत्कृष्टम न आदौ स्तंभनम अर्हति। स्तंभन मत करिए, इसका अर्थ, इसको अर्थापत्ति है, पहले नहीं करना है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? बाद में करना। बाद में करना है। दोष निकल जाने के बाद ऐसा लग रहा कि नहीं, इसके बाद ये हुआ तो मैं थक जाऊंगा, करना है। इसमें और एक भी सूत्र है, वो वाले बताऊंगा मैं।
अगर कर दिया तो यदि आप करते हो तो क्या होगा? गलग्रहम गलग्रहम, पूतिनस्यम पूतिनस्यम, मूर्छायम अरुचिम ज्वरम गुल्मम प्लिहानम आनाहम किलासम कृष्णमूत्रनम आदि इतने व्याधि कर सकता है। कुष्ठानी। अब आपके पास मूत्र कुछ का रोगी आया, अब क्या करोगे? वो क्षारक क्या बोलते उसको, ऐसे कुछ दोगे वरुण आदि पर। अब ये नहीं देखोगे हेतु क्या थे उसके, संतर्पणोक्त थे, श्लेष्मा थे, आमोदोष था, उसकी चिकित्सा नहीं करोगे। हेतु कर रहा है, नाक में शरीर तक खून गया था, वो रोक दिया, मूत्र कुछ हो रहा है। आप लोकल करेंगे चिकित्सा, डायरेक्शन करोगे, अश्विनी निकालोगे। आप चिकित्सक नहीं हैं, आप स्किल्ड फिजिशियन, आप स्किल्ड सर्जन हैं। देखिए मेरा एक प्रश्न है, ये रोकने आपने रोक दिया रक्त, ये रोकने के बाद ये व्याधियां करता है, अब ये सिर में जाकर फट सकता है कि नहीं, ग्रंथि कर सकता है कि नहीं? आपने रोक दिया ना, मार्गो तो बंद है उसका प्रवास का, उल्टी दिशा में घूम रहा है। अब ये बढ़ गया है, आपने बार बार रोक रहे हो, ये जाकर कहीं सिर में संप्राप्ति करेगा नहीं, ये अर्जित करेगा, सिर को स्ट्रोक करेगा, ब्लॉक करेगा, दोषों के आधार पर है। ये ग्रंथकर्ताओं को अभिप्रेत है या नहीं? ग्रंथकर्ता को ये अभिप्रेत है या नहीं? पढ़िए, आगे पढ़िए। कुष्ठानी हेच ना, अर्शांसी विसर्पम वर्णनाशम भगंदरम बुद्धि इंद्रिय उपरोधम। बुद्धि इंद्रियोपरोधम का अभिप्राय समझ गए आप क्या है? कहाँ पर गए हैं? शिरस्थ शिर में गया। बुद्धि इंद्रिय उपरोधम उपरोध, और इसको अंतर अतिदेश तंत्र लगाकर स्थानानुरूपी लिंगइश्च, जिस अधिष्ठान में हुआ उस अनुसार अवयव विकृति करेगा, अर्जित करेगा, एकांगवत करेगा, अन्यस्त जो भी करेगा। स्थानानुरूपी लिंगइश्चता शेषा निर्देशित अतिदेश तंत्र योग। मैं रक्तपित्त क्या कर सकता है? रक्त तो आता है, आपने रोक दिया, ये अर्जित भी कर सकता है, ये शिरस्छोद भी कर सकता है, ये अर्बुद भी कर सकता है, ये विद्रति शिरोविद्रति भी कर सकता है। विद्रति कहाँ है? स्थानानुरूपी लिंग स्थान में से स्थानानुसार उसको आप देख लीजिए, कहीं बदल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। रक्तयुक्त यानी रक्तपित्त यानी दुष्ट रक्त, रक्त और पित्त वृद्ध है, और रक्त प्रभाव में स्रोत में अवरोध है, इसका नाम रक्तपित्त है। लक्ष्य के परतंत्र है, कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ गया? रक्तपित्त क्या है? रक्तवृद्ध है, पित्तवृद्ध है, और रक्तभाव में अवरोध है। अभिव्यक्ति कहीं भी हो सकती है। प्रारंभ में कहाँ होगी? नजदीक सीधे यहाँ सब सामान्य रूप से निकल सकते, वहां से निकलेंगे। उसको आप रोकते गए तो फिर अन्य मार्ग ढूंढेंगे, उसको रोकते गए तो अन्य मार्ग ढूंढेंगे। स्वयं कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानांतराले प्राप्त विकारान कुरुते बहु। रक्तपित्त नाम इसका नहीं है। रक्तपित्त नाम किसका है? रक्त दुष्ट हुआ है, वृद्ध हुआ है, पित्त वृद्ध हुआ है, संसर्ग है उसका। प्रारंभ नाक से खून आएगा, बाद में ये रक्तवृत्त कुछ भी कर सकता है। रक्तवृत्त ये व्याधि है, नाक में से खून बहना ये लक्षण है, ये परतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? रक्तवृद्धि, पित्तवृद्धि, यकृत प्रिय प्रभाव स्रोतों में और ये रक्तपित्त है। जिप्य बड़ी रक्तपित्त, नाक में से या अन्य स्थानों से खून आना
ये लक्षण मात्र है, संप्रति भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए नाक में से पूर्ण रक्तपित्त आपने कह दिया, ठीक है, संप्राप्ति भिन्न हो सकती है, डेंगू हो सकता है, अन्य जो रक्तस्राव करने वाले व्याधि हैं, क्या कहते हैं उसको, हिमोफीलिया, वो भी रक्तपित्त है। जो रक्त में नाक में से खून आ गया, वो भी रक्तपित्त है। संप्राप्ति भिन्न, हर एक की संप्राप्ति का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार ग्रंथ का अध्ययन और उपबोधन ग्रंथ के आधार पर आपको करना है। यहीं पर रोकता हूँ। एक 2 मिनट हम बीच में गैप लेंगे, अगर प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हो, और 2-3 मिनट के बाद हम प्रमेय निदान शुरू करेंगे। प्रमेय का अर्धा सर मुझे